हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। लास्ट टाइम आपने पढ़ा कि एक वायर में यदि हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले बायो-सावर्ट लॉ पता। बायो-सावर्ट लॉ ने बताया कि करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है और किस स्ट्रेंथ का होता है। इसके बाद उसका फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा हमने कि एक वायर में यदि हम करंट फ्लो करें तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमने नहीं डिस्कस किया था। हम डिस्कस करते हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग वायर। अब वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो मान लीजिए वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके बहुत सारे ऑप्शन है। थंब को, राइट हैंड के थंब को हम करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स कर्ल होंगी, जैसे हमारी फिंगर्स कर्ल होंगी, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मींस इफ करंट इज फ्लो अपवर्ड, then the direction of current is represented by is such way। और कैसे होगी ये, बाहर की तरफ निकलती हुई, इसका मतलब ये ऐसे और ऐसे। तो यदि इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कोई पूछे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ अंदर, अंदर का मतलब क्रॉस। इधर की तरफ यदि हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी, तो यहां डॉट। This is the direction of magnetic field due to current carrying loop। इसमें करंट कैरिंग वायर। ठीक है, ये आपको पता चल गया। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक दो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे पहले एक बायो-सावर्ट लॉ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट ए करंट एलिमेंट, ये एग्जाम्पल है, करंट एलिमेंट is along x-axis and length इसकी है कितनी, मान लो डेल्टा एल। फाइंड दी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at a point on y axis। और पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a 0, a। मीन्स ये हमारा करंट एलिमेंट है, और ये और लिख लो, करंट फ्लोइंग इन द वायर इज एल आई। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये करंट एलिमेंट हो गया, और जब उसने एक्स एक्सिस बोल रहा है तो कॉमन सेंस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया ये। ठीक है, और किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालना है, ये पॉइंट ए डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो क्या लगेगा, बायो-सावर्ट लॉ वी नो दैट dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड में है, यदि हम वेक्टर में लिखें तो dv वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो db की वैल्यू निकालनी है, देखो डायरेक्शन भी इसी में निकल आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, किधर करंट एलिमेंट किधर की तरफ है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसको लिखेंगे dl आई क्रॉस आर वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर किधर की तरफ है, वाई एक्सिस के अलोंग,
ए जे अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर, और डायरेक्शन हो गई आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे क्या होता है, ये आप पढ़ चुके हो, आई क्रॉस जे होता है के। तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए स्क्वायर आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। ये इसका आंसर हो गया, जिसमें मैग्नीट्यूड भी इन्वॉल्व है और डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। नोट करिए। अब एक क्वेश्चन करते हैं स्ट्रेट वायर का, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब एक स्ट्रेट वायर का क्वेश्चन करते हैं, नोट करिए। स्ट्रेट वायर, मान लीजिए हमारे पास 1 मीटर का वायर है, ठीक है। इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, या हम कह सकते हैं मान लो 2 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। इस वायर में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो बताइए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर क्या होगा, वी नो दैट B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। और θ1 क्या है, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उससे एज ऑफ द वायर पर बनने वाला एंगल है, दिस इज θ1, और दूसरे एंड पर बनने वाला जो एंगल है दैट इज θ2, ठीक है। तो देखो कैसे सवाल सॉल्व करेंगे। वायर है जिसकी लेंथ मान लेते हैं 1 मीटर है, ठीक है। इसके सेंटर से, ये सेंटर पर है पॉइंट, सेंटर से 2 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, उस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी, ठीक है। तो कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब ये 2 एंगल चाहिए, तो ये 1 मीटर है, तो ये वाला कितना हो गया 0.5 मीटर, और ये कितना हो गया 0.5 मीटर। मैं जस्ट एक एग्जांपल जिससे आपके दिमाग में आइडिया है। तो साइन θ1 कितना हो गया, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो गई √2 स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। तो साइन थीटा कितना हो गया 0.5 अपॉन √2 स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.5 अपॉन √4, इसकी वैल्यू 0.25, 4.25, ठीक है। आ रहा होगा आइडिया दिमाग में, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ। सिमिलरली साइन θ1 निकाल लोगे, इसकी भी वैल्यू, क्योंकि ये सेंटर पर है, इस वायर के सेंटर से लाइन जा रही है, तो ये भी 0.5 अपॉन √2 स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, 0.5 अपॉन √4.25। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, दोनों वैल्यू पुट कर लोगे, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी बोलो 10 की पावर -7। आई करंट 1 एम्पियर का 2 एम्पियर का सॉरी 2 एम्पियर का करंट, 2 अपॉन ए 2 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 0.5 अपॉन √425 प्लस 0.5 अपॉन √4.25। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इतना टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। इट इज इजी, कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि जी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इस तरह से अब डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन इज, बताओ यहां पर डायरेक्शन क्या होगी बताओ, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर बट इनवर्ट। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is perpendicular to plane of paper and invert। तो इन्वर्ट का मतलब क्रॉस सिंबल यहां पे,
ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिए सब। हाँ भाई, अब आगे, इफ करंट इज फ्लोइंग इन ए सर्कुलर लूप, ये है एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ 2 एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। एक लूप में हमारे करंट फ्लो हो रहा है, उसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी है यहां पर। ठीक है, मान लीजिए इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इसके स्मॉल एलिमेंट की वजह से हम अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें यहां पर और इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखते हैं, इसका छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, डीएल एलिमेंट, करंट इधर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हम जानते हैं कि सरकमफ्रेंस और रेडियस वेक्टर के बीच एंगल कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। लेट वी हैव ए वायर ऑफ, वी हैव ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए, ठीक है, देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल कितना होगा, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 हो गई, साइन 90 हो गया, 1 हो गया, उसको छोड़ो, या लिख लो साइन 90 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर डीएल। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी इज इक्वल टू इंटीग्रल डीबी इज इक्वल टू इंटीग्रल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर डीएल। अब यदि हम ध्यान से देखें तो म्यू नॉट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, ए स्क्वायर कांस्टेंट, सब कॉमन आउट, और क्या रिजल्ट आएगा आगे हमारा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर आई अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रल डीएल। इंटीग्रल डीएल का मतलब है इस पूरे वायर की लेंथ, ये सर्कुलर शेप में जो बनना है, इसकी लेंथ कितनी होगी, 2 पाई ए। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए, कैसे कैंसिल आउट, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट और 2 बचा, तो b की वैल्यू कितनी आई, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a। जबकि यदि आप स्ट्रेट वायर की वजह से, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखो तो उसमें म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो स्ट्रेट वायर का जो रिजल्ट था, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, उसमें नीचे पाई आता है, और जो सर्कुलर लूप वाला रिजल्ट है उसमें पाई नहीं आता। ठीक है, अब द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये तो मैग्नीट्यूड निकला। अब सेंटर पर जो पॉइंट है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इसकी डायरेक्शन देखो, हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, करंट की डायरेक्शन के अलोंग अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो हमारा थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये देखिए, तो थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है, आउटवर्ड, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। ठीक है, अच्छा, अब इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो ऐसे कर लेते हैं, इफ करंट इज फ्लो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, देन मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। इफ करंट इज क्लॉकवाइज,
इफ करंट इज क्लॉकवाइज देन मैग्नेटिक फील्ड, देखो फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में घुमाया, अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, और अंदर का सिंबल मैंने क्या बताया, क्रॉस। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है ना ये? तो इफ करंट इज क्लॉकवाइज देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, बताओ क्लॉकवाइज में कैसे होगा, इज इनवर्ट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड या पेपर। सेकेंड, इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज सेकंड में क्या लिखोगे, पॉइंट सेकंड, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज आउटवर्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर। ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अब जनरली हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इससे बाहर निकल रही है और इसमें एंटर कर रही है। भाई अंदर की तरफ कौन सा एंटर कर रही है? तो जनरली एक बार बताइए, मैग्नेटिक फील्ड, यदि आपने मैग्नेट देखी की प्रॉपर्टी 10th क्लास में पढ़ी है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किससे बाहर निकलती है? नॉर्थ पोल से। तो इसका मतलब इट इज वर्क लाइक एज नॉर्थ पोल, इट इज वर्क लाइक एज साउथ पोल, इट इज वर्क एज नॉर्थ पोल और इट इज वर्क लाइक एज साउथ पोल। मैं जरा बना के दिखाता हूं। तो इसको दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या आया था, फिंगर इधर, अंगूठा बाहर। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही थी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किससे निकलती है? नॉर्थ पोल से। तो इट इज वर्क लाइक एस एन। ठीक है, अब दूसरा, क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ किसमें एंटर करती हैं? साउथ पोल में। ठीक है, अब एक बात याद रखिए, यदि हमारे पास कोई कॉइल है तो उसमें नॉर्थ और साउथ दोनों ही पोल्स होंगे। ठीक है ना, नॉर्थ और साउथ दोनों ही पोल्स होंगे। ये आपकी समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूं, सिंगल मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक फील्ड का एक पोल पॉसिबल नहीं है। अभी कैसे समझोगे ये मैं आपके दिमाग में एक आइडिया लेके बताता हूं। ये देखिए, ये रिंग है, मान लीजिए इस रिंग में यदि इधर से करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, मान लीजिए क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, चलो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, अगर आप इधर से देख रहे हो तो क्लॉकवाइज है, उसी चीज को इधर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। बात समझना, इसको यदि मैं इधर से देखूं तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है मान लो, तो इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब यदि क्लॉकवाइज मतलब ये साउथ पोल है, तो डेफिनेटली इधर वाला फेस नॉर्थ पोल होगा, और हम कहेंगे इस करंट कैरिंग कॉइल के अंदर नॉर्थ और साउथ दोनों पोल हैं। इधर से देखने पर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये बनेगा साउथ, और इधर वाला फेस बनेगा नॉर्थ। ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग लूप। नोट करिए, और कोई कंफ्यूजन हो तो हमसे विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं। एक अभी हमने पढ़ा लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अब करंट कैरिंग लूप की एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको स्टडी करते हैं। तो जरा आगे स्टडी करते हैं। एप्लीकेशन नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। मतलब एक लूप में करंट फ्लो हो रहा है, इस लूप की एक्सिस पर कोई पॉइंट P है,
इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सेंटर पर निकालना अभी हमने सीखा था बाय द हेल्प ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, इसमें मान लीजिए करंट आई फ्लो हो रहा है, हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पर है और इस वायर का रेडियस a है। तो इसके स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पहले ये निकालते हैं। मान लीजिए छोटा सा एलिमेंट है dl, हमने पता है बायो-सावर्ट लॉ कहता है छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में बता सकता हूं। तो छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं, उसको अप्लाई करके हम पूरे रिंग की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो ये मान लीजिए दिस, तो दिस इज रेडियस वेक्टर जो हमारा होता था वहां पर r होता था ना, r क्या था, पॉइंट से और करंट एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये r हो गया और इसकी वैल्यू कितनी हो गई r की, √x² प्लस a²। अब यदि ध्यान हो आपको, जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होती थी, मान लो ये एंगल फाई है, जो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी वो r वेक्टर के परपेंडिकुलर होती थी। इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट इज वी कैन से dB। ठीक है, अब यदि हम इसको दो कंपोनेंट, इसी तरह से यदि यहां का पार्ट भी लें तो इस एलिमेंट की वजह से भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये एंगल भी सिमेट्री में है तो फाई होगा और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर इधर भी होगा। ठीक है, ये दोनों, ये एंगल 90, ये एंगल 90। तो यदि हम ध्यान से देखें तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये एंगल ये वाला और ये वाला आपस में 90 पर है, ये दोनों 90 पर है, तो जितना एंगल ये मूव करा उतना ही एंगल ये मूव करेगा, दैट इज फाई। इसी तरह से इधर की तरफ दिस इज आल्सो फाई। ठीक है, ये कितना हो गया, dB cos फाई। इधर कितना हो गया, dB cos फाई। क्योंकि हर जगह सिमेट्री है। यदि हम इस पार्ट की वजह से देखें तो इस पार्ट का ये एलिमेंट एक सा हो गया तो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहां की वजह से निकालें तो यहां वाला कैंसिल कर देगा, यहां की वजह से निकालें तो यहां वाला कैंसिल कर देगा, एंड सो। तो केवल कौन सा कंपोनेंट है अलोंग, ये वाला कंपोनेंट बचेगा, दैट इज dB sin फाई, क्योंकि dB cos फाई तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट कितना है, dB sin फाई। ये बात समझ में आ रही है। कॉइल है, उसके स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला। ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड की दो कंपोनेंट लिए। ठीक है, एक कंपोनेंट सिमेट्री होने की वजह से कैंसिल आउट हो गया, केवल एक कंपोनेंट रह गया जो नेट मैग्नेटिक फील्ड को देगा। अब एक बात बताइए, हमें पता है जब सरकमफ्रेंस पे कोई भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो रेडियस के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये सरकमफ्रेंस, इसका करंट एलिमेंट ये है सरकमफ्रेंस। ठीक है, ये मान लीजिए कोई भी है, वाई ले लीजिए, ये इसका करंट एलिमेंट ऐसे, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये साइन थीटा हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट कितना होगा, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो dB डैश इज इक्वल टू dB sin फाई। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा छोटे से पोर्शन की वजह से। अब dV की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा 190 हो गया अपॉन r की जगह √x² प्लस a² का होल स्क्वायर। वी कैन से दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन x² प्लस a², सॉरी साइन फाई और लिखना भूल गया, साइन फाई और साइन फाई। साइन फाई की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो अगली लाइन में लिख देंगे dB डैश, सॉरी अभी तो dB की वैल्यू निकालिए, चलो कोई बात नहीं, dB डैश की डायरेक्ट निकाल दी,
साइन फाई भी लिख दिया, डीवी डैश लिख लो इसको। चलो, डीवी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन फाई की वैल्यू कितनी निकलेगी मैथमेटिक्स से? देखो ये फाई है, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसकी वैल्यू हो गई ए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नोट करिए। अब आगे बढ़ते हैं तो डीवी डैश की वैल्यू कितनी होगी जरा निकालते हैं। डीवी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 डीएल। अब बी टोटल कितना होगा? बी इज इक्वल टू इंटीग्रल डीवी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू इंटीग्रल डीएल। क्योंकि देखो ए भी कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस एक्स भी कांस्टेंट है, तो कितनी वैल्यू आ गई बी की? बी इज इक्वल टू इंटीग्रल डीएल 2 पाई ए म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए, 2 पाई से 4 पाई घटा 2 बचा, तो क्या बचा बी की वैल्यू? वो मैं लिख रहा हूं, बी इज इक्वल टू जो बी की वैल्यू रिमेन्स रही, आई एम राइटिंग हियर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। नोट करिए, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑन एक्सियल लाइन। एक्सिस जो है उसी की लाइन पर है, एक्सिस लाइन। ठीक है, अब देखो यदि हम x बराबर 0 कर दें तो वो सेंटर पे आ जाएगा पॉइंट। तो देखो x बराबर 0 पुट करके x इज इक्वल टू 0 जैसे ही आप पुट करोगे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और म्यू नॉट आई अपॉन 2a, वही रिजल्ट आ गया जो आपने पहले प्रूव करा था। ठीक है, तो ये वही रिजल्ट आ गया, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2। इसका मतलब हमने ड्राइव सही किया। तो लास्ट में आप चेक भी कर सकते हो, विच इज सेम एज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। ठीक है, ये नोट करिए।